आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी मेडिकल पहेली से करते हैं। सोचिए, फेफड़ों के कैंसर के एक मरीज की हथेलियों और तलवों की त्वचा काली पड़ने लगती है। पहली नजर में लगता है कि फेफड़ों का हथेली से क्या लेना देना, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता। हाँ, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को जबरदस्ती जोड़ा जा रहा हो। फेफड़ों की बीमारी का असर त्वचा पर, वो भी सिर्फ कुछ खास जगहों पर। ये सवाल तो दिमाग में घूमता है कि आखिर मतलब चल क्या रहा है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें इसी तरह की जासूसी कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। इन्हें कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये वो सुराग है जो शरीर में मौजूद एक ट्यूमर यानी अपराधी अपने असली ठिकाने से बहुत दूर छोड़ जाता है। और यही चीज इन सिंड्रोम्स को इतना रहस्यमयी और साथ ही डॉक्टरों के लिए जरूरी भी बनाती है। ये शरीर के अप्रत्याशित हिस्सों में दिखाई देने वाले संकेत होते हैं जो किसी और जगह चल रही एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हैं। ये एक तरह से शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है जो कह सकते हैं कि गलत जगह बज रहा है। तो आज हमारा मिशन साफ है। पहले हम इस त्वचा के रंग बदलने वाले सुराग की तह तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि फेफड़ों के अलग-अलग तरह के कैंसर और कौन-कौन से झूठे सुराग शरीर में छोड़ते हैं। ये एक मेडिकल मिस्ट्री सुलझाने जैसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फेफड़ों के कैंसर और त्वचा के गहरे रंग के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? हमारे एक स्रोत से पता चलता है कि इसका जवाब MSH नाम के एक हार्मोन में छिपा है। ये MSH क्या बला है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन कहते हैं। एक्टोपिक का सीधा सा मतलब है गलत जगह पर, यानी ट्यूमर उन हार्मोन्स को बना रहा है जिन्हें बनाने का काम शरीर के किसी और हिस्से का है। एक मिनट, मतलब ट्यूमर एक तरह से किसी दूसरी ग्रंथि जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की नकल कर रहा है, वो उसका काम चुरा रहा है। बिल्कुल सही, वो एक जालसाज की तरह काम कर रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस मामले में फेफड़ों का एक खास तरीका कैंसर, जिसे स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन या POMC। अब ये खुद में कुछ नहीं करता, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल टूटता है तो इससे दो बहुत शक्तिशाली हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, कौन से दो? एक है ACTH और दूसरा है MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, MSH त्वचा में मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं यानी मेलेनोसाइट्स को जाकर जगा देता है और कहता है काम पर लग जाओ। अच्छा, तो SHH वो स्विच है जो मेलानिन की फैक्ट्री को चालू कर देता है और ये ट्यूमर उस स्विच को जबरदस्ती ऑन पोजीशन में फंसा देता है। नतीजा, त्वचा में जरूरत से ज्यादा मेलानिन बनने लगता है और उसका रंग गहरा हो जाता है, जिसे हम हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। तो SH ही वो उंगलियों का निशान है जो ट्यूमर ने त्वचा पे छोड़ा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो दूसरा हार्मोन ACTH बनता है वो जाकर एड्रीनल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम होता है। ये अपने आप में एक और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। अरे वाह, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से दो अलग-अलग मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। ये तो एक तीर से दो शिकार करने जैसा हो गया, बस ट्यूमर के नजरिए से। बिल्कुल, और यहीं पर एक जरूरी अंतर समझना होगा जो हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। शुरुआती सवाल में एक विकल्प मेलेनिन भी था, लेकिन वो गलत जवाब है, क्योंकि मेलेनिन तो वो पिगमेंट है जो आखिर में त्वचा को रंगत देता है, वो नतीजा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने वाला ट्रिगर MSH हार्मोन है। जासूसी की भाषा में कहें तो मेलेनिन अपराध का हथियार है, लेकिन MSH वो अपराधी है जिसने हथियार चलाया। समझ गया, कारण और परिणाम का फर्क। और बाकी विकल्पों जैसे सी पेप्टाइड और न्यूरोपेप्टाइड वाई का क्या? वो इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? वो कहीं फिट नहीं होते। स्रोत साफ बताते हैं कि वो पूरी तरह से अलग जैविक रास्ते हैं। सी पेप्टाइड इंसुलिन बनने की प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है, यानी इसका लीना देना शुगर मेटाबॉलिज्म से है। और न्यूरोपेप्टाइड वाई दिमाग में भूख को कंट्रोल करता है, तो उनका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो हमने एक सुराग तो सुलझा लिया, स्मॉल सेल लंग कैंसर और त्वचा के रंग की पहेली हल हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरह के कैंसर की बात हुई। क्या दूसरे फेफड़ों के कैंसर भी इसी तरह शरीर को धोखा देते हैं या उनके तरीके अलग होते हैं? देखते हैं कि यह अपराधी और कौन-कौन से सुराग शरीर में छोड़ रहा है। उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं।
और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास मौजूद टेबल इस विविधता को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। चलिए स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी SLC से ही जारी रखते हैं, क्योंकि ये कई तरह के सिंड्रोम पैदा करने के लिए कुख्यात है। हाँ, हमने अभी कुशिंग सिंड्रोम और हाइपरपिगमेंटेशन की बात की। इसके अलावा ये और क्या कर सकता है? SLC एक और बहुत गंभीर सिंड्रोम पैदा कर सकता है, जिसे SIADH कहते हैं, यानी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। इसमें ट्यूमर वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन बनाने लगता है। ये हार्मोन सामान्य रूप से दिमाग में बनता है और शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। पानी का संतुलन बिगड़ना सुनने में शायद बहुत खतरनाक ना लगे, पर असल में इसका असर कितना बुरा हो सकता है? इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। जब ये हार्मोन ज्यादा बनता है तो शरीर पानी को बाहर निकालने की बजाय उसे रोकने लगता है। इससे खून पतला हो जाता है और उसमें सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से गिर जाता है। इससे मरीज को भ्रम, सुस्ती, सिर दर्द और गंभीर मामलों में दौरे पड़ सकते हैं या वो कोमा में भी जा सकता है। ये एक साइलेंट किलर की तरह है। बाप रे! यानी हार्मोनल गड़बड़ी, पानी के संतुलन में गड़बड़ी, और भी कुछ है इसके पिटारे में? हाँ, एक और है। SCHC लैम्बर्ट ईटन माइस्थानिक सिंड्रोम नाम की एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही नसों और मांसपेशियों के बीच के कनेक्शन पर हमला करने लगता है। इसका मरीज पर क्या असर होता होगा? कल्पना कीजिए कि आप सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके पैर आपका साथ ही नहीं दे रहे, या सुबह उठने पर आपको अपनी बाँह उठाने में भी जोर लगाना पड़ रहा हो। इसमें मांसपेशियों में गंभीर कमजोरी आ जाती है, खासकर जांघों और कंधों में। मरीज के लिए चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। ये तो कमाल है। एक ही तरह का कैंसर शरीर के हार्मोन, पानी के लेवल और नर्वस सिस्टम तीनों पर एक साथ हमला कर सकता है। अब दूसरे संदिग्धों की बात करते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में क्या? अब बात करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की। इसका मुख्य संबंध हाइपर कैल्सीमिया से है, यानी खून में कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। कैल्शियम? ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए अच्छा है। खून में इसका ज्यादा होना खतरनाक कैसे? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। बिल्कुल, हड्डियां कैल्शियम का बैंक है और वो उसे सुरक्षित रखती हैं। लेकिन जब ये कैल्शियम बिना कंट्रोल के खून में घूमने लगता है तो ये हर सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करता है। इससे गुर्दे में पथरी हो सकती है, पेट में दर्द, उल्टी, बहुत ज्यादा थकान और यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी अनियमित हो सकती है। जैसा कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। और ट्यूमर ऐसा करता कैसे है? क्या वो सीधे हड्डियों पर हमला करता है? नहीं, वो और भी चालाकी से काम करता है। स्रोत में दी गई टेबल के अनुसार ये ट्यूमर एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन या PTHRP कहते हैं। तो ये ट्यूमर एक तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन का नकली ID कार्ड बना लेता है। शरीर का सिस्टम धोखा खा जाता है, उसे लगता है कि असली हार्मोन आदेश दे रहा है और वो हड्डियों के बैंक से कैल्शियम निकालकर खून में छोड़ने लगता है, जबकि असली पैराथायरॉयड ग्रंथि तो शांत बैठी है। वाह, मतलब यहां भी धोखेबाजी चल रही है। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, एडेनोकार्सिनोमा। इसके छोड़े हुए सुराग कैसे होते हैं? इसके सुराग बिल्कुल अलग है। एडेनोकार्सिनोमा का एक बड़ा सिग्नेचर है खून के थक्के जमने की प्रवृत्ति, जिसे ट्रूसो सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बिना किसी वजह के शरीर में, खासकर पैरों या फेफड़ों की नसों में खून के थक्के बन सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। खून के थक्के क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? माना जाता है कि ट्यूमर कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो खून के जमने की सामान्य प्रक्रिया को बेवजह चालू कर देते हैं। इसके अलावा एडेनोकार्सिनोमा एक और अजीब लक्षण से जुड़ा है जिसे हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। इसमें उंगलियों के सिरे मोटे और गोल हो जाते हैं जिसे क्लबिंग कहते हैं, और साथ ही जोड़ों में, खासकर कलाई और टखनों में बहुत दर्द होता है। ये तो लक्षणों का एक पूरा नक्शा बन गया है। स्मॉल सेल कैंसर हार्मोन और नसों से खेलता है, स्क्वैमस सेल कैल्शियम के साथ खिलवाड़ करता है, और एडेनोकार्सिनोमा खून और हड्डियों पर असर डालता है। हर अपराधी का काम करने का अपना एक अलग तरीका है। समझना सिर्फ अकादमिक रूप से दिलचस्प नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा व्यावहारिक महत्व भी है। आप किस महत्व की बात कर रही हैं? अगर हम इन सभी सुरागों को एक साथ देखें तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इनके लक्षण अक्सर कैंसर का पता चलने से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। एक मिनट,
आप कह रही हैं कि इससे पहले कि किसी को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, जो फेफड़ों के कैंसर के क्लासिक लक्षण माने जाते हैं, उनके जोड़ों का दर्द या त्वचा का रंग बदलना ही कैंसर का पहला सुराग हो सकता है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। कोई मरीज महीनों तक त्वचा विशेषज्ञ के पास अपनी काली पड़ती त्वचा के लिए जा सकता है। कोई दूसरा मरीज जोड़ों के दर्द के लिए किसी र्यूमेटोलॉजिस्ट के चक्कर काट रहा हो सकता है, या कोई बुजुर्ग अचानक भ्रम की स्थिति में इमरजेंसी रूम में लाया जा सकता है और जांच में पता चलता है कि उनके खून में सोडियम बहुत कम है। इन सभी मामलों में असली अपराधी फेफड़ों में छिपा बैठा हो सकता है। तो ये डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्हें इन अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती होगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डायग्नोस्टिक चुनौती है। जब कोई 60 साल का व्यक्ति जो सालों से धूम्रपान कर रहा हो, अचानक भ्रम या मांसपेशियों की कमजोरी के साथ आता है, तो एक अच्छे डॉक्टर के दिमाग में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की घंटी बजनी चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर को अलग अलग डिब्बों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। त्वचा, दिमाग, हड्डियां, खून सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कि ये जो अजीब और बिना कनेक्शन वाले लक्षण लगते हैं, वो असल में पूरी तरह से तार्किक हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री है जो गलत रास्ते पर चली गई है। ट्यूमर द्वारा छोड़े गए केमिकल ही इन सभी प्रभावों का कारण है। एकदम सही। स्रोत में दी गई टेबल यही दिखाती है। हर सिंड्रोम के पीछे एक खास मॉलिक्यूल है, चाहे वो ACTH हो, वैसोप्रेसिन हो या PTHRP हो। ये एक जटिल लेकिन समझने योग्य कारण और प्रभाव का सिस्टम है। आज हमने एक छोटे से सवाल से शुरुआत की थी, त्वचा का रंग क्यों बदला, और हम फेफड़ों के कैंसर की छिपी हुई दुनिया की एक गहरी पड़ताल तक पहुंच गए हैं। हमने देखा कि कैसे ट्यूमर एक अनियंत्रित हार्मोन फैक्ट्री की तरह काम कर सकते हैं, जो ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो शरीर के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। हाँ, और आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि ये सिंड्रोम कोई रहस्यमय घटनाएं नहीं है। ये ट्यूमर द्वारा बनाए गए खास जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों का सीधा परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में इन संबंधों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है और मरीज के परेशान करने वाले लक्षणों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का मौका देता है। ये एक बेहतरीन सारांश है। और अंत में एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के भी। हमने देखा कि ट्यूमर कैसे दूसरी ग्रंथियों की नकल कर सकते हैं। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। फेफड़ों की इन कैंसर कोशिकाओं में ऐसा क्या बदल जाता है कि वो ऐसे हार्मोन बनाने लगती हैं जिन्हें बनाने का काम दिमाग या गले में मौजूद ग्रंथियों का है? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें कैंसर बायोलॉजी के दिल में ले जाता है। इसका जवाब शायद हमारी अपनी कोशिकाओं की छिपी हुई क्षमताओं में है। सोचिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका में हमारे पूरे शरीर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, एक पूरी लाइब्रेरी। सामान्य कोशिकाओं में उस लाइब्रेरी के ज्यादातर हिस्से पर ताला लगा होता है। एक फेफड़े की कोशिका सिर्फ फेफड़े से जुड़े जीन का ही इस्तेमाल करती है। और कैंसर? कैंसर एक मास्टर चोर की तरह है। वो उन तालों को तोड़ देता है। वो उन जीन्स को अनियंत्रित तरीके से खोल देता है जो दशकों से बंद पड़े थे, और अचानक एक फेफड़े की कोशिका उन जीन्स को पढ़ने लगती है जो पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन बनाते हैं। वो अपना काम भूलकर किसी और का काम करने लगती है। तो ये कैंसर की विनाशकारी प्रकृति के साथ साथ हमारी अपनी कोशिकाओं की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का भी एक अजीब और डरावना सबूत है। एक विचार जो निश्चित तौर पर आगे सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अपने सेल्स के अंदर क्या क्या राज छिपे हैं।